हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से हाजिर हुई एक नई क्लास में, नए वीडियो में आपके साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपने चैनल एजुकेशन विद रश्मि में। दोस्तों, पिछली क्लास में बात कर रहे थे प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की। ठीक है, तो उसका जो उन्होंने प्याजे ने के सिद्धांत का जो इंट्रोडक्शन था और जो उन्होंने सिद्धांत के बारे में कुछ अवस्थाएं बताई थी, उनके बारे में हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो आज हम बात करेंगे कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे के जो सिद्धांत का नाम था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। और इन्होंने अपने सिद्धांत को मुख्यतः कितने अवस्थाओं में बांटा था? मुख्यतः 4 अवस्थाओं में बांटा था। और इनसे अगर क्वेश्चनिंग की बात करें, एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करें, तो सबसे पहले तो आपको चारों अवस्थाओं का नाम और उनका एक सही क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका था? जीन पियाजे का था। और इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था। ठीक है, कितनी अवस्थाओं में बांटा था? 4 अवस्थाओं में बांटा था, जिसमें पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था इनकी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रिया अवस्था। ठोस संक्रिया की अवस्था। और 4th नंबर पर है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था। अब जो इन नाम के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप जिन जिन राइटर की बुक उठाएंगे, अलग अलग राइटर की बुक उठाएंगे, तो उनमें इन नामों में थोड़ा बहुत हिंदी में आपको कहीं ना कहीं पर अंतर मिलेगा। अब जैसे कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहीं पर मिल जाएगा। ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो इसके लिए कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपने एक किताब उठाई और हिंदी में केवल उसको पढ़ लिया, समझ लिया और आप एग्जाम देने चले गए। ठीक, अगर आप ऐसा करेंगे तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इनके इंग्लिश में नाम भी याद करने हैं, क्योंकि इंग्लिश में नाम जो हर जगह सेम ही मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा, और हिंदी में थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं पर भाषा के आधार पर इनका नाम बदलकर मिलता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करेंगे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल। ऑपरेशनल। ठीक है, और 4th नंबर पर स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ये चारों को चारों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कोई भी एजुकेशन से संबंधित बुक जिसमें कि प्याजे का सिद्धांत दिया हुआ है, वहां पर आपको ये चारों अवस्थाओं का नाम मिल जाएगा और उनको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और अब इनकी आती है स्टेज की बात कि किस किस अवस्था के बच्चे में कौन कौन सी अवस्था
किस उम्र के बच्चे में पाई जाती है? तो सबसे पहली अवस्था है 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में पाई जाती है। दूसरी 2 से 7 वर्ष का बच्चा। तीसरा जो आपकी तीसरी स्टेज है ये 7 से 12 वर्ष के बच्चे में, और जो चौथी स्टेज है वो है 11 वर्ष से वयस्क, यानी कि जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक ये औपचारिक संक्रिया की अवस्था उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। चारों अवस्थाएं आपके सामने हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और किस अवस्था कौन सी उम्र में कौन सी अवस्था होकर गुजरती है इसके बारे में भी बता दिया गया है। अब बात होती है क्वेश्चनिंग की, एग्जाम की क्वेश्चनिंग की। तो सबसे पहले आप इसका एक चार्ट बनाकर रख लीजिए जो इन अवस्थाओं का क्रम होता है। ठीक है, क्रम का मतलब कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी, किस क्रम में ये अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में क्रम पूछा जाता है। ठीक, तो क्रम में आप यकीन मानिए कि आज तक इसका फुल नेम, ठीक है, फुल नेम मैंने कभी याद ही नहीं किया। कुछ वर्ड MOCF यानी मॉफ, एक जो शॉर्टकट कहते हैं ना कि अगर आप शॉर्टकट में याद करना चाहते हैं तो सिर्फ 4 ये की पॉइंट, जो 4 वर्ड है इनको मिलाकर मॉफ याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्रम आपका कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। मॉफ यानी कि सेंसरी मोटर, यानी कि पहली स्टेज से आपने M ले लिया, दूसरे से O ले लिया, तीसरे से C ले लिया और चौथे से F ले लिया। तो इस तरीके से आपने मॉफ तैयार कर लिया और इसी क्रम में आप एग्जाम में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे और आंसर आपका गलत नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरा जो क्वेश्चनिंग होती है वो सही जोड़े मिलाने वाली होती है, जिसमें कि एक तरफ तो आपका ये हिंदी का लिखा होगा, इनकी जो अवस्थाएं हैं ये लिखी होंगी, और एक तरफ क्या लिखा होता है, इसमें उम्र लिखी होती है कि किस अवस्था में कौन सी उम्र का बच्चा किस अवस्था में होता है, उनके जोड़े मिलाने होते हैं। इसीलिए जो ये उम्र मैंने यहाँ पर लिखी है ना, इसको आप डैश करके आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन घुमा फिरा के केवल और केवल आपके जो ये पियाजे के सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं हैं इनसे पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन इससे एग्जाम में आना ही है। इसको आप अपने नोट्स में नोट करिए, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसका ले लीजिए। ठीक है, और इसको बिल्कुल आपको रटना ही रटना है, यानी अपने दिमाग में रखना ही रखना है कि ऐसा नहीं है कि पियाजे मुझे पसंद नहीं है तो इसको पढ़ना नहीं। ये आपको एक प्रश्न यहाँ से मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इनके थोड़े से डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, क्योंकि पियाजे से क्वेश्चनिंग होती है और अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होती है। तो अब हम इनकी अवस्थाओं की बात करेंगे, अवस्थाओं से कहां से क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, उन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था की। संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष। ठीक, इसकी उम्र कितनी है, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था को जो पियाजे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। ठीक है, जैसे कि 0 से 1 माह, ठीक है, 1 से 4 माह, 4 से 8 माह, 8 से 12 माह, 12 से 18 माह और 18 से 24 माह। ये सब माह है यानी महीने, यानी कि 2 साल का जो बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक का बच्चा होगा तो उसको उन्होंने 6 अवस्थाओं में बांट दिया है। 1 2 क्रम गलत हो गया। ठीक है, 1 3
4, 5 और 6, ठीक। और इन्होंने इनके आधार पर अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, ठीक है, कितनी एज का बच्चा है और कितने महीने में, किस महीने में बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं डेवलप होती जाती हैं, वो इन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयत्न किया है अपनी जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत। देखिए, जन्म से 1 माह का जो बच्चा होता है केवल वो क्या करता है, दुग्ध पान करता है, ठीक है, क्या करता है, दुग्ध पान करता है। तो यहाँ पर जो इसमें गुण उत्पन्न होगा वो होता है चूसने का गुण, ठीक है, दुग्ध पान करने का गुण, दुग्ध पान करने के लिए, ठीक। और फिर 1 से जब 4 माह का बच्चा होगा, यहाँ पर वो क्या करता है, चीजों को दोहराता है, दोहराने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, ठीक है। उसके मुंह से जो भी चीज निकल रही है, पापा पापा, मामा, बाबा, इस तरीके से बच्चा क्या करता है कि जो भी चीजें हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिपीट करता है, दोहराता है, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था में वस्तुओं को छूने लगता है, ठीक है, छूने का गुण। और शारीरिक रूप से बात की जाए तो 4 से 8 महीने का बच्चा उलटने पलटने लगता है, ठीक है, उलटने पलटने का उसमें गुण विकसित होने लगता है। हम चाहे जितनी कोशिश करें कि मेरा बच्चा ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, जल्दी चीजें सीखने लगे, जबकि नॉर्मली अगर बच्चा वही चीजें करेगा जो कि कहते हैं ना कि एक क्रम जो निर्धारित है विकास का और वृद्धि का, उसी क्रम से बच्चा सारी वृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं करते हुए ही जीवन में आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर 8 से 12 माह का जो बच्चा है, इसमें क्या होता है कि ये चीजों को पकड़ना, ठीक है, पकड़ना मतलब कि अगर दूर भी उसके पास, जैसे घिसटने की स्थिति होती, बच्चा इसमें जमीन में अगर उसको छोड़ दिया जाए तो पैरों के बल आगे घिसटने बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति में अगर दूर भी कोई भी चीज पड़ी हो, यानी कोई बच्चे का खिलौना है या कोई भी चीज है, अगर कहीं दूर है तो बच्चा धीरे धीरे खिसक कर उस चीज को जाकर क्या करता है, पकड़ने लगता है। फिर 12 से 18 माह के बच्चे की, तो इसमें उसमें उत्सुकता का गुण विकसित हो जाता है। कौन सा गुण विकसित हो जाता है, उत्सुकता का, यानी कि हर एक चीज को देखता रहता है और उत्सुक रहता है कि आखिर ये चीज क्या है, क्यों है, हर चीज को पकड़ने के लिए वो दौड़ता है, ठीक है। और लास्ट जो अवस्था है, इसमें बच्चा अपना प्रारंभिक चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि 2 साल का बच्चा, 24 माह यानी कि 2 साल का बच्चा, यानी कि जो चीजें उसे दिख रही हैं उनके बारे में और जो चीजें उसे नहीं दिख रही हैं उनके बारे में भी कहीं ना कहीं वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसी अवस्था में ये क्वेश्चनिंग बहुत होती है, वस्तु स्थायित्व का गुण जो होता है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है, यानी कि वस्तुएं कहीं ना कहीं स्थायी होने लगती हैं, ठीक है। सॉरी। तो ये क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किससे संबंधित है। सबसे पहले तो ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है, दूसरा किससे संबंधित है, जीन पियाजे के सिद्धांत की जो पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, उससे संबंधित है, और तीसरा वस्तु स्थायित्व का गुण किस आयु वर्ग के बच्चे में डेवलप होता है, तो 0 से 2 वर्ष के बच्चे के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। ये क्वेश्चनिंग एग्जाम में बहुत होती है और किस तरीके से होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्योंकि जितना डीप आपके लिए जरूरी था उतना बता दिया, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन की इसमें आवश्यकता नहीं है, मोटी मोटी बात केवल आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब दूसरी अवस्था की बात हम करते हैं तो दूसरी अवस्था आपकी क्या आ गई, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अब इसकी अवस्था, इसकी आयु वर्ग क्या है, 2 से 7 वर्ष, ठीक। इसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। इसको भी इन्होंने जो पियाजे है इन्होंने 2 भागों में बांटा है। पहला तो इन्होंने बताया है प्राक संक्रियात्मक अवधि, प्राक संक्रियात्मक अवधि, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 2 से 7 साल को 2 भागों में तोड़ दिया है, इसको 2 से 4 साल, ठीक है। जो पहली अवस्था है इनको इन्होंने किस आयु वर्ग में रखा है, 2 से 4 वर्ष के बीच में। अब इसमें से भी एक क्वेश्चनिंग होती है कि इस अवस्था में किसका विकास होता है, सूचकता का विकास,
सूचकता का विकास। सूचकता का विकास किसके सिद्धांत से संबंधित है? जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। और ये किस अवस्था में आता है? इनके सिद्धांत की दूसरी अवस्था में आता है। आयु वर्ग की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरी अवस्था का आयु वर्ग तो 2 से 7 वर्ष है, लेकिन इसका जो आयु वर्ग है वो 2 से 4 वर्ष है। ठीक, अब सूचकता क्या होता है? अब किसी भी चीज की बच्चा जो होता है वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन, ठीक है, बच्चे में ये चारों के चारों किस चीज के लिए किया जा रहा है, वही क्या होता है? सूचकता का विकास होता है। वहीं पर यानी कि किसी भी वस्तु को बच्चे ने देखा, उसके बारे में शाब्दिक अभिव्यक्ति की, उसका इमेजिन किया, उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि ये चारों के चारों क्रियाएं जब बच्चे में होने लगी, किसी भी जब बच्चे के सामने कोई भी समस्या आई, कोई भी समस्या के समाधान के लिए, यानी कि वो सबसे पहले देखेगा कि ये क्या है, वस्तु है, ये समस्या क्या है, ठीक है, फिर उसको शाब्दिक रूप में व्यक्त करेगा, इमेजिन करेगा और लास्ट में उस पर क्या करेगा? चिंतन प्रारंभ कर देगा। ये चारों ही अवस्थाओं से बच्चा जब गुजर जाता है, गुजरना सीख लेता है, तो वही चीज क्या कहलाती है कि बच्चे में सूचकता का विकास हो गया है। ठीक, अब इस अवस्था में दो जो पॉइंट है, यानी कि दो जो कह लीजिए कि इसके जो हानियां हैं, ठीक है, या तो सबसे पहले जो इसमें है, जो बच्चे में इस अवस्था में गुण विकसित होता है, वो है जीववाद। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, नाम सब याद रखिएगा। और दूसरा आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता या नाम से ही पता है, ठीक है, कि केवल और केवल वो क्या करता है? बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी कि अपनी बात को केवल मैं कह रहा हूं ये ठीक है, मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। ठीक है, तो आत्म यानी खुद सेल्फ सेंटर्ड होता है यहाँ पर बच्चा, कि जो मैं कहूंगा, जो मैं करूंगा वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं जीववाद की। जीववाद यानी कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लेना। ठीक है, इस अवस्था का जो बच्चा होता है, 2 से 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो क्या होता है? उसमें अवगुण यानी कि एक तरीके से दोष कह लीजिए, इस अवस्था के ये 2 बड़े दोष हैं। निर्जीव वस्तु यानी कि जब कार चल रही है, लेकिन बच्चा क्या कहता है? नहीं, हमारे आस पड़ोस के पेड़ चल रहे हैं, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक, बादल चल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की जो प्रक्रियाएं जो होती हैं, अभी कुछ समय पहले की बात है, कहीं हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो मेरे खुद की बेटी ने रास्ते में एक फैक्ट्री पड़ी, तो उसमें बहुत ही सफ़ेद धुआं निकल रहा था। तो उसने मुझसे पूछा, काफ़ी देर से देखती रही। मैंने कहा देखो धुआं निकल रहा है, वो भी सफ़ेद। तो मुझसे बोली ये धुआं नहीं निकल रहा है, ये यहाँ पर बादल बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ से बादल निकल रहे हैं। तो काफ़ी मैंने उसको समझाने की कोशिश की, आखिर में मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन लास्ट तक उसने अपनी ही बात, यानी कि अपनी ही बात पर वो टिकी रही कि नहीं, ये धुआं नहीं निकल रहा है, ये बादल बनाने वाली मशीन है और इससे बादल निकलकर बाहर आ रहे हैं। तो ये इस अवस्था का सबसे बड़ा दोष है। इसके लिए घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे बच्चे इन अवस्थाओं को पार करते जाते हैं, ये दोष भी उनमें धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें प्राक संक्रियात्मक अवधि। अब दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि दूसरा जो इसका भाग है, वो है अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है। अब ये 2 से 4 साल था और ये आ गई 4 से 7 साल। ठीक, अब इसमें जो बच्चे का जो यहाँ पर यह बताया था कि चिंतन, यानी कि सबसे लास्ट स्टेज क्या थी कि सूचकता का विकास हो जाता है इस अवस्था में। तो जो ये चिंतन होता है, चिंतन यहाँ पर आकर और अधिक क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। ठीक है, लास्ट जो इसका पॉइंट था, सूचकता का विकास हुआ, तो इसमें लास्ट स्टेप था कि बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है। और इसकी जो सेकंड अवस्था होती है, यानी कि 4 साल के ऊपर का जो बच्चा होता है, वो उसमें चिंतन में क्या होता है? थोड़ी सी और मजबूती आ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर बच्चा और क्या करने लगता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चनिंग की जाती है कि बच्चा
जो जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये कर पाता है, ठीक है। जोड़ घटाना यानी कि गणितीय जो संक्रियाएं होती हैं, कहिए गणितीय संक्रियाएं, यानी कि जो बिल्कुल बेसिक होता है उनका, कि अगर बच्चे को बता दिया जाए कि 2+2 आपको करना है तो वो इस तरीके से कर लेगा, ठीक है। अगर उसको बता दिया जाए 2 - 2 तो कर लेगा। अगर इसी को आप इस तरीके से लिख देंगे तो उसको करने में थोड़ी सी कठिनाई अनुभव होगी, क्योंकि वो जैसा आप बताएंगे वो कर लेगा बच्चा, लेकिन वो नियम और सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जानता है। यानी कि नियम सिद्धांत वो सीखता नहीं है, केवल आपकी बताए हुए तरीके, आपके बताए हुए बात के हिसाब से वो उस तरीके से सवाल क्या करता है, हल कर देता है। और लेकिन जैसे ही आपने उसका पैटर्न चेंज किया वो उसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात, ये 2 पॉइंट तो आपको इसमें याद रखने हैं, ठीक है। जीववाद का गुण कब विकसित होता है, और जोड़ घटाना गुणा भाग गणितीय प्रक्रियाएं जो बच्चा किस अवस्था में प्रारंभ करना शुरू करता है, तो दूसरी अवस्था। अगर नाम आपका अवस्थाओं के आधार पर आता है तो आप प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। और अगर नाम मान लीजिए और इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा, इनके जो 2 नाम हैं या अंतर्दर्शी अवधि का अगर नाम आता है तो आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चनिंग और यहाँ से होती है कि यानी कि बच्चा आपके बताए हुए इस तरीके से कर रहा है, इस तरीके से नहीं कर रहा है, तो ये होता है पलटावी गुण। कौन सा गुण होता है, पलटावी गुण, जो बच्चे में इस अवस्था में विकसित नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे में किस अवस्था में पलटावी गुण, यानी कि आपने नियम सिद्धांत बता दिया और बच्चा हर जगह उसको फॉलो करते हुए सारी समस्याओं का समाधान कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केवल और केवल वो जो आप बताएंगे, सतही बात बताएंगे वो फॉलो करता है, लेकिन नियम और सिद्धांत नहीं जानता है। यानी कि इस तरीके से आपने बताया इस तरीके से कर लेगा, इस तरीके से नहीं बताया तो इस तरीके से नहीं कर पाएगा, जबकि दोनों समस्याएं क्या हैं, एक ही हैं। तो इस अवस्था में, यानी कि जो दूसरी अवस्था है पियाजे के सिद्धांत की, इसमें किसी भी तरीके का पलटावी गुण नहीं पाया जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। जो तीसरी अवस्था है वो है ठोस संक्रिया की अवस्था। ठोस संक्रिया की अवस्था, ठीक है। ठोस संक्रिया की अवस्था यानी कि 7 से 12 वर्ष है, ठीक। अभी आपने जो दूसरी अवस्था में, सबसे पहले तो ये बात दूसरी अवस्था में जो बताया था हमने कि पलटावी गुण नहीं पाया जाता, सीधा सीधा इस अवस्था में पलटावी गुण बच्चों में विकसित हो जाता है। यानी कि पलटावी गुण यानी कि आपने नियम बता दिया, सिद्धांत बता दिया, फिर जहां जरूरत पड़ेगी वहां, चाहे आप उसको किसी भी पैटर्न पर, चाहे आप इसको इस तरीके से लिख के दें, चाहे इस तरीके से लिख के दें, ठीक है, वो बच्चा हर तरीके से समस्या का समाधान करने लगता है। और फिर एक इस जो एज में से क्वेश्चनिंग कई होती हैं, 3-4 पॉइंट पर होती हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर ठोस वस्तुएं यानी कि जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ठोस वस्तुओं का मतलब क्या होता है कि जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है उनके आधार पर ही मानसिक क्रिया करता है, मानसिक क्रिया करके समस्या का क्या करता है, समाधान कर लेता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में इसकी क्वेश्चनिंग होती है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी पलटावी गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है। फिर ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक क्रिया करते हुए समस्या का समाधान बच्चे किस अवस्था में करना सीख लेते हैं, या फिर ठोस वस्तुओं के आधार पर ठोस वस्तुओं की अवस्था कौन सी कही जाती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और 2 क्वेश्चन, ये दोनों याद रखिएगा आप, ठीक। फिर हम अगली बात करते हैं कि अगर यहाँ पर वस्तु दी है, वस्तु सामने दिख रही है बच्चे को, तभी वो समस्या का समाधान
कर पाता है। अगर यहाँ पर वस्तु अदृश्य है, क्या है, अदृश्य है, ये इसका गुण है और ये इसका दोष है। ठीक है, इस अवस्था का कि अगर वस्तु सामने है तो बच्चा समस्या का समाधान कर पाएगा, अगर वस्तु सामने नहीं है तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। और फिर इसके बाद संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, इनके बारे में पूछा जाता है। ये जो प्रत्यय हैं इनका विकास पियाजे की जो सिद्धांत की जो तीसरी अवस्था है यानी कि ठोस संक्रिया की अवस्था जो है, इसमें इन 3 प्रत्ययों का विकास ही बच्चों के अंतर्गत हो जाता है। यानी कि संरक्षण, किसी भी वस्तु को क्या करने लगते हैं, संरक्षित करने लगते हैं, आपस में संबंधित करने लगते हैं, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसका वर्गीकरण करना बच्चे सीख जाते हैं। अब जब ये व्यवस्था विकसित होती है तो जब ये प्रत्यय बच्चे में विकसित होते हैं तो इन प्रत्ययों के आधार पर ही बच्चा क्या करना सीख जाता है कि सबसे पहले यानी कि कोई भी बच्चे को अगर के सामने कोई भी कहते हैं कि वस्तु दे दी जाए, कोई भी यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप बच्चे से कह दो कि बच्चे के सामने आपने 10 बॉल डाल दी, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे कि गुटके लकड़ी के टुकड़े टाइप के या फिर कुछ आपने डाला, तो बच्चा क्या करता है कि एक तो आरोही और अवरोही क्रम में, ठीक है, छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा, ठीक, और फिर उनको अगर बात की जाए कि इस ऑर्डर में लगाना है तो बच्चे इसी अवस्था में इसको सीख जाते हैं। ये क्वेश्चनिंग अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हैं या हायर का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चनिंग वहां पर बहुत होती है कि आरोही और अवरोही क्रम में वस्तुओं को लगाने का जो प्रत्यय है वो किस अवस्था में विकसित होता है पियाजे के सिद्धांत में। तो ये याद रखिएगा कि बच्चा आरोही और अवरोही क्रम में यानी, और आगे बात करें जैसे पंक्तिबद्ध करना, पंक्तिबद्ध करना यानी कि किसी भी चीज को पंक्ति में लगाना, लाइन में लगाना, छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, या फिर उनको कलर के हिसाब से, जैसे आपने छांटने को कह दिया बच्चों को, ठीक है, ये कलर के हिसाब से ये चीज छाटिए, ये कलर अलग करिए, ये कलर अलग करिए, आपने ब्लॉक्स दे दिए, आपने कुछ फ्लावर दे दिए बच्चों को, तो ये जो कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ये पियाजे की तीसरी जो अवस्था है उसमें विकसित होता है। ठीक है, अब इस अवस्था में हमने सबसे पहले अभी ये बात की थी, इसका पहला दोष क्या था कि अगर वस्तुएं अदृश्य हैं तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता, और चौथी, इसका जो दूसरा दोष है कि चिंतन इसमें क्रमबद्ध नहीं होता, यानी चिंतन तो बच्चे कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें क्रमबद्धता का अभाव पाया जाता है। ठीक है, ये तीसरी अवस्था हो गई। और जो चौथी अवस्था है, जो पियाजे के सिद्धांत की चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। औपचारिक संक्रिया की अवस्था, ठीक है, इसका आयु वर्ग तो आपको पता है, पहले बता चुके, 11 से वयस्क, यानी कि वयस्कावस्था तक, यानी कि अगर बच्चा जब तक वयस्क नहीं हो जाता। ठीक है, अब जो तीसरी अवस्था में जो दोष थे, ठीक है, तीसरी अवस्था का पहला दोष था कि वस्तुएं क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, तो बच्चा चिंतन नहीं कर पाता, समस्या का समाधान नहीं कर पाता। वही इसकी विशेषता है कि चौथी अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था में आते आते अदृश्य वस्तुओं पर भी बच्चा क्या करने लगता है, मानसिक चिंतन करता है और समस्या का क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। ठीक है, अब दूसरी जो इसका जो पिछली अवस्था का दोष था कि चिंतन क्या है, क्रमबद्ध नहीं था,
इस अवस्था में चिंतन क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्रमबद्ध हो जाता है, यानी क्रम से बच्चा चीजों को सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, चाहे समस्या बच्चे के सामने हो या ना हो, अगर अदृश्य भी है तो उन पर भी क्या करता है, चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान पूरी तरह से करने लगता है। ठीक है, और ये जो अवस्था है मेनली, जो ये आपकी चौथी अवस्था है, ये सीधे सीधे यहाँ पर एजुकेशन की बात होती है। ये किससे पूरा पूरा प्रभावित है, शिक्षा से। यानी कि अगर औपचारिक संक्रिया की अवस्था में यहाँ पर शिक्षा का स्तर अगर कम है, शिक्षा का स्तर क्या है, कम है, तो औपचारिक संक्रिया का स्तर भी क्या होगा, कम होगा। और अगर शिक्षा का स्तर क्या है, ज्यादा है, तो औपचारिक संक्रिया का स्तर भी क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। तो ये जो चौथी अवस्था है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके जो सिद्धांत है, पियाजे का जो सिद्धांत है उसके शैक्षिक उपयोगिताएं क्या हैं। तो सबसे पहले कि जो इन्होंने जो 2 साल जन्म से लेकर और पूरा का पूरा जो युवावस्था तक की जो भी अपना ये सिद्धांत बताया है, उसमें हर वर्ग में जो बालक है वो एक सक्रिय अवस्था में है। ऐसा नहीं है कि बालक की कोई भूमिका नहीं है, यानी पूरी तरीके से ये चाइल्ड सेंटर्ड इनकी थ्योरी है कि इसमें सब कुछ इन्होंने किसके बारे में बताया है, बालक के बारे में बताया है। फिर इन्होंने क्या बताया कि बालक की रुचियों के बारे में, यानी कि उम्र के हिसाब से कैसे कैसे उसकी रुचियां चेंज होती हैं, उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, और उन्हीं के आधार पर, आयु वर्ग के आधार पर ही बच्चे का जो करिकुलम है वो डिसाइड किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ सकें। ठीक है, फिर दूसरा जो इनका जो तीसरी अवस्था, इनकी जो दूसरी अवस्था में जो एक गुण पाया गया था कि जीववाद का गुण और आत्म केंद्रितता का गुण। ठीक है, जीववाद का गुण और आत्म केंद्रितता का गुण, यानी कि शिक्षक को जब पता है कि बच्चे में इस आयु वर्ग में इस तरीके के गुण विकसित हो रहे हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न शिक्षक को करना चाहिए। ठीक है, और फिर इन्होंने खेलों के बारे में बताया, जैसे कि अभी आपको बताया कि पलटावी गुण नहीं होता है, फिर पलटावी गुण आ जाता है, बच्चे छांटने बीनने लगते हैं, बच्चे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। तो इन सबको इन्होंने क्या बताया पियाजे ने कि खेल खेल से आप बच्चों को सिखाइए। ठीक है, उनको किताबी भाषा से नहीं सिखाना है, किताबी ज्ञान नहीं देना है, इसमें आपको बच्चों को करके दिखाना है और खेल के माध्यम से दिखाना है कि बच्चे कैसे इनको सीखेंगे, इन क्रियाओं को कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका पियाजे का सिद्धांत। हालांकि थोड़ा सा क्लास लंबी हो गई, कोशिश करती हूँ कि क्लास उतनी ही लूँ जितना में आपको बोरियत ना महसूस हो। ठीक है, और आज की क्लास में मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आऊँ और आपको हर एक चीज़ पूरी सहूलियत के साथ यहीं पर मेरे चैनल पर ही उपलब्ध हो जाए। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।